हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने एक कहावत सुनी होगी, बेली बगार। हुँ, ये बगार क्या है? ये बेली बगार, ये डायलॉग बना क्यों? इसके पीछे भी एक कहानी है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में आपको जी, बताता हूँ जी। कि क्या था कि राजा के टाइम में राजा जो थे हमारे चंबा के, वो एक चांदी का सिक्का देते थे मजदूरी, एक ओके। दिन का काम करने वाले को, लेबर का। लेकिन उस वक्त भी ऐसा था कि भ्रष्टाचार था। और जो गाँव से लोग बाग आते थे काम करने के लिए, जो हुँ, थोड़े हुँ। आस-पास के थे, नज़दीक के थे, वो तो दिन में काम करके शाम को घर चले जाते थे। जी। उन पे कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं था। लेकिन जो बेचारे दूर से आते थे, 20-50 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तीसा से आ रहे हैं, सिल्लाघराट से ही आ रहे हैं, मान लो कीड़ी से आ रहे हैं, जो रोज़ अप डाउन नहीं कर सकते, जी, और वहाँ भी गाँव में पत्नी पहाड़ में चढ़ के उनका घर है। तो उनको मजबूरन यहाँ रहना पड़ता था चंबा में। किसी के घर रहना पड़ता था, और किसी के क्या मतलब जो राजा का सिस्टम था उसी में रहते थे। जी, यानी जी, कि राजा के जो प्रशासन व्यवस्था थी उसी में रहते थे। जी, ठीक है ना जी? तो जब यहाँ रहते थे वो, तो खाना भी खाते थे बेचारे, जी। रहते भी थे। तो आपने देखा, आप जानते भी हैं कि सीधे-साधे अच्छे भोले-भाले लोग हैं चंबा के, और पूरे हिमाचल के ही कह सकते हैं। लेकिन चंबा ख़ासकर मैं कहना चाहूँगा, तो वो जब घर पे रहते थे तो सुबह-शाम भी उनका काम करते थे, और मतलब एक एक भाईचारे, एक रियायत तौर पे हुँ, रहते थे। हुँ। लेकिन उस वक़्त जो भ्रष्टाचार था वो ये था कि वो चांदी का सिक्का जो है वो मज़दूरों को ना दे के, जो बिचौलिए थे, हुँ, वो अपने पास रख लेते थे। और राजा को तो दिखा देते थे कि भई ये हमने, देख लो, ये बंदे आए थे, इन्होंने काम किया, इनके ये साइन हो गए। साइन वो जब खाना-वाना खिलाते थे उनको, उस वक़्त करवा लेते थे साइन। दिहाड़ी तो मिलती नहीं थी। राजा ने दिहाड़ी दी है, लेकिन वो मज़दूर को नहीं पहुँची, वो बिचौलिए ने अपने पास रख ली। और इस तरह से फिर क्योंकि गाँव के लोग जो काम करने आते थे, तो जब मान लो कोई काम करने जा रहा है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 10-15 दिन काम करके आ रहा है, तो ऑब्वियसली उससे पूछा जाएगा भी कहाँ था, क्या कमा के लाया? जी। तो क्या कमा के लाएगा? वो तो बोलता था कि जी कुछ नहीं, बस बेली बगार कमा के आ गए। ओके। ठीक है ना जी? मतलब कमाई तो कुछ नहीं है। बेली बगार बघार है, थे, बिल्कुल। बेफालतू का काम है, जी, उसमें कमाई कुछ नहीं है। तो ये जो बगार सिस्टम था, इस पे बड़ी कहानी, बड़ा एपिसोड हुआ, कोई एक लाल किताब लिखी गई थी, वो जी, बैन कर दी गई, इसकी लंबी कहानी है, वो अभी जी। मैं इस टॉपिक में नहीं लाना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो भ्रष्टाचार जो है ये शुरू से है, शुरू से और है। भ्रष्टाचारी भी शुरू से है। जी, और ये तो खैर पांडवों कौरवों के टाइम से, और हमारे जी, आदिकाल से है। बिल्कुल। सही और गलत की लड़ाई तो हमेशा से है। तो लेकिन जो चंबा की स्थिति थी, अब मैं आपको गौरवशाली जो पल थे चंबा के, वो मैं आपको गिनाना चाहूँगा कि जब दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, इधर जब ये अखंड भारत था, पाकिस्तान भी नहीं था जब, हुँ, राजाओं के टाइम में, आज़ादी से पहले, कहीं बिजली नहीं थी। तो लाहौर के बाद जो सेकंड पावर हाउस बना वो चंबा में चंबा बना। में बना, बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, लेप्रोसिड का ये हॉस्पिटल, जी, और भी कई सारी अचीवमेंट्स रही है। एजुकेशन सिस्टम यहाँ बढ़िया था। यहाँ शहर जो बसाया गया है ये भी प्रॉपर सिस्टम से बसाया गया था। सारी चीज़ें एकदम बढ़िया, बढ़िया जगह थी चंबा। जैसे आज हम बोलते हैं ना कि कोई फलाने देश की फलानी जगह जो है वहाँ ऐसे लोग रहते हैं, रिच लोग रहते हैं। जैसे फ्रांस की बात करें, फ्रांस का भी चंबा के साथ कनेक्शन है, जो मैंने कुछ दिन पहले एक मुद्दा दिया था पब्लिक के बीच में, पब्लिश किया था। हालांकि मैंने वो आरटीआई से सारे दस्तावेज प्राप्त किए हैं, हिमाचल गवर्नमेंट से भी, जी, चंबा प्रशासन से भी, जो बन्नू पांडेय का जो एपिसोड चला है उसके बारे जी, में। तो हमारे कनेक्शंस रहे हैं उस वक्त, वो फ्रेंच लोगों के साथ जो कनेक्शन रहा है जी, उसके हमारे पास सबूत भी हैं। सब चीज़ें वो हम समय के हिसाब से जी, मतलब रिवील करेंगे। क्योंकि वो बन्नू पांडेय की स्टोरी जो है वो मैंने इसलिए ये मुद्दा लिया है क्योंकि भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता आ रहा है सब कुछ। जी, जैसे चंबा के लिए बनबंधु योजना आई, जी, खास एसटी लोगों के लिए थी, लेकिन एसटी लोगों का कोई उसके उसमें उद्धार नहीं हुआ। इसके अलावा चलो चंबा करके एक बड़ा कैंपेन हुई, कॉन्सेप्ट है, आपने बिल्कुल। देखा होगा। जी, इसके अलावा मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो जर्मनी से एक करोड़ों रुपए आए केडब्ल्यूएफ के नाम से, जो चंबा को हरा भरा करने के लिए थे, खुशहाली, हरियाली और समृद्धि लाने के लिए थे। वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया।
जिसके हमारे पास सबूत है, हमने रिकॉर्ड इकट्ठे किए हुए हैं इसके, हमने लाखों रुपए खर्च करके हमारी पूरी टीम ने इसके रिकॉर्ड इकट्ठे किए हुए हैं। जी। हम ये कोई ऐसे किसी पे आरोप नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। जो लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है लाडा, जिसके हेड, जिसके चेयरमैन डीसी होते हैं, जी। उपायुक्त महोदय होते हैं। अब ये लाडा है क्या, हम लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है। जी। जब मैंने यहाँ चंबा में ये एमएलए के चुनाव में जब उतरा था, विधानसभा जी। चुनाव मैंने लड़ा, तब मैंने लाडा के बारे में बात करी थी। उसके बाद हमने लाडा का रिकॉर्ड प्राप्त किया, और उसके बाद लाडा का कुछ लोगों को पता चल रहा है कि लाडा भी कोई चीज़ है, जी सर। जबकि लोगों को पता ही नहीं है कि करोड़ों रुपया आ रहा है और कहाँ जा रहा है। वो लाडा क्या है, मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को, अपने चंबा के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इसका जो प्रॉफिट का 2% जो CSR होता है, कॉमन सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, CSR, फंड होता है। हाँ फंड होता है, जो समाज के लिए होता है। जी। जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स वगैरह लगते हैं, वहाँ प्रभावित क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए ये फंड होता है, एक समाज सेवा के लिए फंड होता है CSR। तो ये करोड़ों रुपया, आपको ये भी पता होगा कि मतलब चंबा, खास सिर्फ चंबा हाइड्रो पावर में ही करोड़ों की बिजली पर डे पर जनरेट कर रहा है, ठीक है ना जी। तो इसका नेचुरली जो टोटल रेवेन्यू है, वो ऑब्वियसली बहुत बड़ी फिगर है। उसका अगर 2% भी देखें तो वो भी काफ़ी बड़ी फिगर है, जो कि लाडा में आता है, लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बनी है उसमें। तो उसको यूटिलाइज़ करने, उसमें भी घपला हुआ है। हमने देखा वहाँ करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, मतलब 20 लाख 25 लाख रुपया खर्च दिया कागजों में, और ग्राउंड पे उन्होंने ईंट भी नहीं रखी है, कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ कागजों में हो गया काम, पब्लिक को पता नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की जो कारगुजारियाँ हैं, इनको अगर रोका नहीं गया तो चंबा में सही बताऊं, फिर रोने धोने के लिए, पश्चाताप के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। और अभी भी वह स्थितियाँ जो है वर्स्ट है, वो अभी की जो करंट सिनेरियो की परिस्थितियाँ, वो मैं शेयर करूँगा अगले मतलब उसमें। लेकिन जो अभी बता रहा था कि जो चंबा का गौरवशाली इतिहास रहा है, वो कहाँ गया अब? कारण क्या है कि अब लोग, क्योंकि जब मीडिया नहीं था, जब सोशल मीडिया नहीं था, तब भी दिल्ली और मतलब आपके जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, जी। या गांधी थे, भगत सिंह थे, उनकी खबर गांव-गांव में आती थी और सही खबर आती थी। जी। लेकिन आज की डेट में लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ चैनल्स, सब कुछ। लेकिन इसके बाद जो मीडिया पे रिपोर्ट्स आती हैं, अखबारों में खबरें छपती हैं, वो कहीं ना कहीं सही खबरें नहीं होती हैं। जी। ये इस मेरी बात से बहुत लोग ये रखेंगे। तो कुल मिला के अब ये जो हमारा कंसर्न है, वो ये है कि चंबा को बचाया जाए, चंबा को फिर से वही गौरव दिलाया जाए जो चंबा का था। लेकिन ये अब करने पे होगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। इसकी क्या स्ट्रेटजी है, कैसे होगा, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो जो करंट सिनेरियो है, करंट में क्या चल रहा है कि वन विभाग या जंगलों की बात करें, जल जंगल ज़मीन जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसकी तो लूट चली हुई है। और इसका जो अगर हम सीधा अगर श्रेय दें उंगली लगा के कि भाई कौन इसके लिए जिम्मेवार है, तो सबसे पहले तो हमारा शासन जिम्मेवार है। शासन में बैठी व्यवस्था, सरकारें, लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि शासन और सत्ता से ही जो भी है विकास के रास्ते निकलते हैं। और विकास अगर चाहिए तो सत्ता और शासन जो है वो ठीक होना चाहिए, या ठीक लोगों के हाथ में होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या चला है, यहाँ उल्टा चला है। जो भी हमारी आप जानते होंगे, जो हमारी जड़ी बूटियों में जो ओपनली ज़्यादातर लोग जानते हैं, जैसे मुश्क वाला हुई, पाषाण भेद हुई, और इसके अलावा नाग छत्री का आपने नाम सुना होगा। इन सब चीज़ों की, इन जड़ी बूटियों की तो ओपन जन को पता है कि भाई लूट चल रही है, चंद लोग इसमें काम कर रहे हैं और चंद लोग इसमें पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसी जड़ी बूटियाँ, कई ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका तो आम लोगों को पता भी नहीं होता, और उनकी करोड़ों की वैल्यू है, और जिनको पता है वो लूट कर रहे हैं। लाइक सर, तो आप बता रहे हैं जैसे कि शासन प्रशासन इन्वॉल्व, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी क्योंकि एक प्रशासन ही एक ऐसा हितकारी होता है एक सिटीज़न का, कि इन केस किसी सिटीज़न को, किसी आम नागरिक को ज़रूरत पड़े तो एक वही हेल्पफुल होता है। पर आप कह रहे हैं कि दैट टाइम जब आपके साथ बैड प्रैक्टिसेस हुई तो उन्होंने भी आपको साथ नहीं दिया।
तो आपने कभी किसी हायर अथॉरिटी में जाने की कोशिश नहीं की कि आप किसी हायर अथॉरिटी को चुने और चयन करें कि हमारे साथ यहाँ इस तरीके से हमारे साथ सुनवाई नहीं की जा रही है? बिल्कुल सही जी। सवाल है आपका। हायर टू हायर टू हायर टू हायर हम जाते रहे। चंबा की बात शिमला तक, शिमला तक से दिल्ली तक भी हम आवाज़ उठाते रहे विभिन्न माध्यमों से। उदाहरण के तौर पे एक विभाग लें, सपोज पुलिस की बात है, जी। हमने यहाँ की जो बात है एसपी साहब को बताया, कुछ नहीं हुआ। डीजीपी साहब के पास पहुँच गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। राज्यपाल साहब के पास पहुँच गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ मीन्स कि जो हम कार्रवाई चाहते वो तो हो नहीं रही है। हो वही रहा है जो शासन के लोग चाह रहे हैं या प्रशासन के जो सब लोग एक जैसे भी नहीं होते, मैं सबको भी नहीं बोल रहा हूँ। जी। कुछ लोग ऐसे हैं, चंद लोग जिनकी मानसिकता ही लूट की है। शासन में बैठे चंबा में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ लूटने के लिए ही आए हैं, क्लियर इंटेंशन के साथ कि चंबा में आए हैं तो कमा के जाएंगे, जी। चाहे कैसे भी कमाएं। ठीक है ना जी। अब वो हमने तो उनको भी नहीं छोड़ा, हमने तो उसकी कंप्लेंट ऊपर से ऊपर से ऊपर, अब उनको बचाने के लिए जो शासन व्यवस्था में जो हमारे मंत्री, बड़े बड़े अध्यक्ष, मुख्यमंत्री तक इन्वॉल्व। ठीक है ना जी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2021 में हमने धरना प्रदर्शन किया यहाँ पे। जी। उस वक्त बीजेपी की सरकार थी और जो प्रधान हमने उस वक्त चुने थे भ्रष्टाचार के मुद्दों में कि भाई इन्होंने अवैध कब्जा किया है या अवैध कमाई किया, भ्रष्टाचार किया है और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट हमने सबूत दिए कि ये एक दस्तावेज है जो हमने इन्हीं से प्राप्त किए, हमने अपने घर में नहीं छापे थे। ठीक है, इन्हीं से प्राप्त किए कीजिए, इन कागजों पे आप कार्रवाई कीजिए, जिस पे फाइनली हाई कोर्ट तक जो हमने लड़ाई लड़ी तो हाई कोर्ट ने भी फैसला उन्हीं कागजों के आधार पे दिया जो हमने प्रशासन के सम्मुख रखे थे। ठीक है ना जी। अब प्रशासन के सम्मुख रखते 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 इनका इंतजार करते करते फिर इन पे विश्वास करते करते फिर विश्वास भी टूट गया। फिर हमें धरने की नौबत आ गई, हम धरने पे बैठे अपनी मांग को लेके कि जी ये कार्रवाई होनी चाहिए। तो पहले तो हमारा क्रमिक अनशन था, जो 13-14 दिन क्रमिक अनशन चला। क्रमिक अनशन होता है कि सुबह से शाम तक एक आदमी अनशन पे बैठता है। फिर हमने आमरण अनशन शुरू कर दिया, ये हमने 12-13 अगस्त में शुरू किया था, 2021 की बात है, और ये 16 अगस्त तक चला। यानी कि आमरण अनशन कि अब बंदा खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, पानी भी नहीं पिएगा, खाना भी नहीं खाएगा और बिल्कुल भूखा रहेगा तब तक जब तक हमारी जो जायज़ मांग है इसको माना नहीं जाता। ये संवैधानिक तरीके हमारे शासन प्रशासन से डील करने के जो समय रहते हमने सीखे समझे। तो 15 अगस्त के दिन हमने जो हमारे अनशनकारी, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, स्पेशली राम केवल उनका शुभ नाम है और वो उनका टैग जो उनके नाम के साथ लगता है वो है अनशनकारी। अनशनकारी बाबा राम केवल जी वो यहाँ आए थे हमारे साथ, हमें गाइड कर रहे थे, हमें सपोर्ट कर रहे थे। तो जब उन्होंने 15 अगस्त के दिन अपनी जेब में सुई डाल दी एक संदेश देने के लिए कि भाई हमारा बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। एक तरफ हम 15 अगस्त आज़ादी का दिवस मना रहे हैं लेकिन हमारी आज़ादी है कहाँ, हम आज़ाद है कहाँ कि हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है, हमारी जायज़ बात को माना नहीं जा रहा है, तो आज़ादी नहीं है मतलब। तो इस दौरान जो कार्रवाई थी वो एसडीएम के पास थी, एसडीएम ने इस पर कार्रवाई करनी। तो अब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो आपने जो सवाल किया कि कहीं हायर अथॉरिटी को, हमने प्रशासन सुधार में उनकी कंप्लेंट डाल दी एसडीएम साहब की, लेकिन जब प्रशासन सुधार में पहुंचे और उनकी एक्सप्लेनेशन हुई तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया, ट्रांसफ़र ले ली। और जब ट्रांसफ़र हो गया उसके बाद उन्होंने हमें चाय पे बुलाया, बैठ के बात करी कि भाई साहब, बोला आप जो काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जायज़ है। उसने ये भी जाहिर किया कि हम ब्रिलियंट माइंड है, HS IAS कोई ऐसे नहीं बन जाता। हमें समझ आ रहा है कि आपने जिनको टारगेट किया है ये गलत है, इन्होंने काम भी गलत किया है और इन पे कार्रवाई भी करनी चाहिए, लेकिन हम कार्रवाई करें कैसे? जैसे ही हम पेन उठाते हैं बाकायदा मुख्यमंत्री का फ़ोन आ जाता है। अब आप सोचो, एक भ्रष्टाचारी प्रधान की इतनी पहुँच, जो अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं
दूसरी पार्टी के भी मुख्यमंत्री से फ़ोन करवा सकता है, तो फिर हम क्या ही हम माने कि मतलब ये पार्टी पॉलिटिक्स और ये कुछ न्याय देंगे। ये चोर चोर मसेरे भाई इकट्ठे हैं, एक ही हैं, 5 साल एक की बारी है, 5 साल दूसरे की बारी है, और मिलजुल के लूट तंत्र इन्होंने बनाया हुआ है, हिमाचल की जनता को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और मैं इस बात पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक ज़रूरत है हिमाचल में थर्ड फ्रंट की, जो निष्पक्ष मुद्दा उठाए, निष्पक्ष आवाज़ उठाए, ना कि इस तरह से दलाली करे। तो इन दोनों पार्टियों को तो मैंने आपको चेहरा एक तरह से इस एग्जाम्पल में बता दिया ना, जी। ठीक है ना जी, कि एक तरफ तो ये पार्टी और ये करते हैं, और एक दूसरे को बहुत आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हर तरह से। लेकिन सेटिंग देखो इनकी, हमने बाकायदा एमपी साहब को, क्योंकि सरकार बीजेपी की थी, एमपी बीजेपी के थे, मुख्यमंत्री बीजेपी के थे, हमने चिन्हित करके भी लिखा कि जी ये कांग्रेस ही कार्यकर्ता है, हमने तो कार्रवाई करवानी थी, कैसे भी कार्रवाई हो इन पे, जी। भ्रष्टाचार का इनका मामला है, लेकिन नहीं। तो कुल मिला के आप बात करें, एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे जो सरकार चेंज होती है, जी। नेता चेंज हो जाता है, सरकार ना से ही नेता ही चेंज होता है। मान लो इस बार कोई और था चेहरा, दूसरी बार अगली बार कोई और चेहरा आ गया, तो जैसे वो नया चेहरा नया नेता आता है, तो जो पहला काम किया जाता है वो ये किया जाता है कि वो अपनी पसंद के HAS IAS सेलेक्ट करता है, और तबादले होते हैं, आपने देखा होगा ये चीज़, ठीक है ना जी। अब सवाल, अगर जनता जागरूक हो और आज़ाद दिमाग की हो, तो सवाल तो कर ही सकती है ना, कम से कम हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जनता कम से कम सवाल तो खड़े करें, और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता के जहन में कम से कम सवाल तो खड़े हों। जी। नॉर्मल सवाल है कि जो मान लो यहाँ पे IAS बैठा है, जी। IPS बैठा है या HS बैठा है, नेता चेंज हो गया, सरकार चेंज हो गई, जी। उसको चेंज करने का क्या मतलब है? अब जो नया आएगा वो भी तो उसी क्वालिफिकेशन और उसी कैटेगरी और उसी रैंक का होगा ना। उसको चेंज करने का मतलब ये है कि नेता की पसंद का हो, नेता की हैलो पे काम करने वाला, नेता चाहे सही काम करवाए चाहे गलत काम करवाए। कि हम आवाज़ उठा रहे हैं, सबूत जुटा रहे हैं, जी। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है, तो फिर वे आउट क्या है, फिर तरीका क्या है, और ये फिर चिंता कैसे का बचा विषय जाए, भी ये है। चिंता का विषय भी है, जी। फिर तरीका क्या है, तो फिर तरीका और फिर इलाज एक ही है, वो ये कि जनता जागरूक हो। जी। जनता को जागरूक करने के लिए अब हमने अपना अगला कदम उठाया है। अब हम ये RTI कंप्लेंट्स ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन अब हम प्रायोरिटी पे जो काम करने जा रहे हैं, मैं मेरी पूरी टीम वो काम करने जा रहे हैं जागरूकता। अरे सवाल करो, हमसे सवाल करो, शासन से सवाल करो, प्रशासन से सवाल करो, पत्रकार से सवाल करो, सबसे सवाल करो, ठीक है ना, लेकिन जागरूकता तो हो, होनी चाहिए। पता तो हो। बेसिकली लोगों को पता ही नहीं है कि बेसिकली लोगों को हो पता क्या ही नहीं रहा है कि हो क्या रहा है। जी। जैसे लाडा की बात करें, अगर हम आपके सामने रिकॉर्ड रख देंगे और तथ्य रखेंगे, तो आपके भी पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। अच्छा, ऐसा भी होता है। जी। जिन अफसरों को हम सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, देवताओं की तरह पूजते हैं, पाँव पकड़ते हैं, छूते हैं, वो तो एक नंबर बिल्कुल, अगर घटिया आम काम कर रहे हैं। नागरिक को ही नहीं सुना जाएगा तो फिर वो हमारी हेल्प भी कैसे करेंगे? देखिए लोग जी, अब शासन पे भरोसा कैसे करेंगे? देखिए, जो हमारी बातचीत चली थी, जी। इसमें लोकतंत्र में कहा तो ये जाता है कि जी जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी जी। मुलाजिम हैं, अफसर हैं, जी। ये जनता के नौकर हैं। जी। लेकिन क्या आपको लगता है वास्तव में कि ये जनता के लिए, जनता के नौकर की तरह काम करते हैं? नहीं। ये नौकर सरकारों के, पार्टियों के, नेताओं के, ये उन्हीं की प्रोटेक्शन करते हैं, उन्हीं के इशारे पे काम उनके लिए करते हैं। और नेताओं की बात बताऊं, नेताओं ने अब तक जो अपने घर भरे हैं, वो प्राकृतिक जो हमारे संसाधन हैं, इनको लूट लूट के ही भरे हैं। ज़्यादातर भ्रष्टाचार करेंगे, पकड़े जाएंगे। RTI है, जायज़ काम मुझे नहीं लगता इनमें कोई इतनी काबिलियत हो कि ये अपना प्रॉपर कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाएँ। तो नाजायज़ कामों से अब इन्होंने पैसा कमाना, तो कैसे लूटेंगे ना, लूट चली है, निरंतर चली आ रही है, ठीक है ना जी। तो इस
काम को करने के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो अकेला आदमी नहीं कर सकता। जैसे सपोज कोई वार्ड मेंबर है, वो अकेला भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, उसके ऊपर प्रधान बैठा है, अगर प्रधान स्ट्रिक्ट है तो वार्ड मेंबर कुछ नहीं कर सकता। अब ऐसे ही प्रधान ने अगर भ्रष्टाचार करना है तो उसके ऊपर BDO ऑफिस है, SDM ऑफिस है, कई तमाम एजेंसियां हैं। अरे गवर्नमेंट की इतनी एजेंसीज हैं, विजिलेंस है, जी। IB है, अरे इतनी सारी एजेंसीज, CBI। CBI, CID। लेकिन जो मैं आज आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा, ये सब जीरो है, 1 नंबर, बिल्कुल जीरो। चंबा में तो विजिलेंस जीरो, हमारे पास सबूत है इसलिए बोल रहे हैं। चंबा में तो पुलिस जीरो, चंबा में तो वन विभाग जिस काम के लिए रखा गया वो नहीं कर रहे हैं, रक्षा के लिए रखा गया है ना, तो लूट कर रहे हैं ठेकेदारों के साथ मिलके। आजकल आपने देखा होगा कश्मीर का एक मुद्दा चला, कश्मीर उखाड़ी जा रही है जी। ठेकेदारों के साथ मिलके। और इसमें पूरा जो श्रेय जाता है इस लूट का, वो सबसे पहले वन विभाग को जाता है, कि वन विभाग या उसके अधिकारी, सब अधिकारियों को नहीं मैं फिर से बोल रहा हूँ, जी। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो मिलके इस नेक्सस को चला रहे हैं और इस लूट को अंजाम दे रहे हैं, और कहीं ठेकेदारों के पेट भर रहे हैं और नेताओं के पेट भर रहे हैं। ठीक है जी। सर, अनदर मीडिया सोर्सेज से हमें पता चला था कि लोग खुद आकर सामने से बोल रहे हैं, कश्मीर की आपने बात करी, कि वहाँ पे लोग खुद कह रहे हैं कि हम बेच रहे हैं, हम उस चीज़ को खुद उसमें हामी भर रहे हैं। तो देखिए, फिर वो नंबर चीज़ एक तो कहीं ना कहीं नंबर एक नेग्लेक्ट तो हो मैं रही आपको है। ये क्लियर करना चाहूँगा जी। कि वो डाइल्यूटेड न्यूज़ है। ओके। उस न्यूज़ जो इन्होंने चलाई है उसकी पूरी कवरेज चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। वो डाइल्यूटेड है, वो एक पक्ष दिखाया है उन्होंने, और मैं सीधा तौर पे कहना चाहूँगा कि पत्रकारों ने वो सही नहीं किया है, अपना काम ठीक नहीं किया है। एक पक्ष दिखा रहे हैं तो हम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि उन्होंने पैसा खाया या साँठ-गाँठ करी है, लेकिन कुछ तो है जो उनका पक्ष ले रहे हैं, कुछ तो साँठ-गाँठ है, कुछ तो रिश्तेदारी है जो उनका पक्ष ले रहे हैं। दूसरी बात, अब यहाँ भी बात आती है कि जागरूकता की, लोगों को पता ही नहीं है। लोगों के लिए तो ये कांटे वाला एक झाड़ है, यूजलेस। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं, हम बिल्कुल इस पक्ष में भी नहीं है कि जी उखाड़ा ना जाए, बेचा ना जाए। चलो ठीक है, उखाड़ना है, बेचना है, अरे भाई कम से कम इसकी सही वैल्यू तो पता करो, इसका पता तो करो कि ये चीज़ क्या है। कुछ पता नहीं है, जागरूकता नहीं है, जीरो। चंद लालची लोग जुड़ गए, चंद लालची, और वो नेक्सस से बैठ गया, बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी गलत बात है। चंबा के लोगों से मेरा 2 हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया, अगर कोई आपके हक के लिए आवाज़ उठाता है, आप सवाल कर सकते हैं उससे, लेकिन चुप ना रहें, तमाशबीन ना बने। अब जैसे सपोज भ्रष्टाचार का हमने मुद्दा लिया, चाहे वो कोई माफिया था, चाहे वो कोई प्रधान था, तो हमारी उनके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ा ना थी या है, कोई पुश्तैनी हमारी उनकी लड़ाई थोड़ा ना थी, कोई है। हमारा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन नहीं, इन सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। अब जो कश्मीर के बारे में मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा, एक तो लोग जागरूक नहीं है, दूसरा मीडिया जो है वो एक पक्ष दिखा रहा है, हालांकि कुछ मीडिया ने दूसरा पक्ष भी दिखाया, लेकिन मैं, क्योंकि जो एक्टिविस्ट इसके हैं अभी, जिन्होंने आवाज़ उठाई है, मिस्टर कपिल शर्मा, उनके साथ कनेक्ट हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे जानकारी है सारी अंदर की कि कैसे क्या सिस्टम चलाया हुआ है इन्होंने। तो वहाँ भी जो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स मैं जिसको कहना चाहूँगा, की पॉइंट्स ये है कि वन भूमि से उखाड़ने की अनुमति नहीं है, अनुमति है प्राइवेट लैंड से। अब सवाल ये है कि प्राइवेट लैंड पे क्या किसी ने इतनी उगा रखी है, या किसी की प्राइवेट लैंड में इतनी है, जो इतने आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा ढेर लगे हुए हैं। नहीं, वन भूमि से उखाड़ा गया। तो वन भूमि से उखाड़ा गया तो क्या वन विभाग की जानकारी के बिना ही उखाड़ लिया गया, या फिर जब हमने जानकारी करी वन भूमि को, वन विभाग को, तो वन विभाग के लोगों को चाहिए था कि हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करते और हमें साथ लेके वो कार्रवाई करते। नहीं, हमें तो उन्होंने
हर तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रखी है। एक एक्टिविस्ट को जान बचाने में मुश्किल हो रही है, जिसके साथ उसकी लड़ाई ही नहीं है वो भी हमला करने को उतारू है। तो करवा कौन रहा है, सवाल है ना, कि हमला करवा कौन रहा है? तो करवा वही रहा है जिसका इंटरेस्ट है, ठीक है ना जी। दूसरा मतलब बिल्कुल फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ इसका, जो कश्मीर की बात चली है तो अच्छा, प्राइवेट लैंड से निकालने का भी एक रेशियो है। अगर सपोज किसी की प्राइवेट लैंड है, ये हमारे सामने टेबल है, इतनी लैंड है, तो उसमें पूरी को नहीं फाड़ सकता, उसमें पार्शली फाड़ना चाहिए। कितना होगा उसके लिए राजस्व विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, दे विल डिसाइड। डिमार्केशन प्रोसेस है, ये है वो है। अब हमने मांगा है आरटीआई से, देखते हैं क्या आता है। आएगा तो कुछ नहीं, हमें पता है इन्होंने गोलमोल लूट मचाई हुई है, ठीक है ना। तो मेन जो चीज़ है, जो मेन फोकस है मेरा आज का इस वीडियो के माध्यम से, वो है जागरूकता। जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक ये लूट चलती रहेगी, चाहे विभागों में है, और एक विभाग की बात नहीं है, सब विभागों में चलेगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तो मैंने आपको बताया गिन के, क्योंकि मुद्दा चला है, जैसे टेक्सास पकाटा की हो रही थी लूट, अब कश्मल, यानी कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बर्बरिस अरिस्टाटा, ठीक है जी। अब तो गूगल लेंस है, कोई भी पेड़ पौधा कुछ भी पता करना है, पत्ती गूगल लेंस ऑन करके वो पता कर सकते हैं कि क्या चीज़ है ये, उसका उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो ये स्टडी कर कौन रहा है आजकल? हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के हाथ में गूगल लेंस है, लेकिन यूज़ कौन कर रहा है? उस मोबाइल का सही इस्तेमाल कौन कर रहा है, ठीक है ना जी। तो मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं एक्टिविस्ट हूँ और एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और समाज के सिर्फ ये भ्रष्टाचार ही हमारा मुद्दा नहीं है, और भी कई सारे मुद्दे हैं। जैसे मोबाइल पे बात आई, तो मोबाइल को हम कितना सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग इस्तेमाल सही कर पा रहे हैं, हमारे बच्चे इसको सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, हम आप क्या इसका सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सही इस्तेमाल करने के लिए हालांकि गवर्नमेंट से सब एजेंसीज है, सब सिस्टम है, लेकिन क्या वो काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। जब वो काम नहीं कर रहा है तो कौन काम करेगा? क्या समाज में से हम आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए? जब हम, मेरे जैसा आदमी कोई आके बोलता है तो बोलते हैं ये तो ऐसे बकवास कर रहा है, हमें पता है। अब पता है तो लूट क्यों हो रही है? बिल्कुल। ठीक है जी, हाँ आप कुछ बोलिए। इसी एक ढील की वजह से मतलब आम जनता पिसती है और कुछ कर नहीं पाती, मुझे ये लगता है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मैं एक पत्रकार के तौर से अगर ना देखूं और एक पब्लिक के तौर पे अगर देखूं, तो आपकी बात सही है कि लोगों में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। सर देखिए, फ़िलहाल के समय में ना आप हर एक जगह आपके लिए चैलेंजिंग है। आप प्रशासन, चाहे वन विभाग की बात करें, चाहे विजिलेंस की आपने बात की, अपने पुलिस प्रशासन की बात की, हर एक तरह से आपको वन काइंड ऑफ आप रिजेक्शन कह सकते हैं कि आपको निगलेक्ट किया गया, आपकी सुनवाई नहीं की गई। तो आपको कई बार ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाएंगे, और लाइक उनके पास पावर है, एंड आपको थोड़ा डर भी होता है, एक बीइंग ह्यूमन बिहेवियर से देखा जाए, एक इंसान में डर भी होता है, अपने परिवार की चिंता होती है। तो कई बार आपकी फैमिली भी मे बी कहती होगी आपको कि ना, तो उस ऑफ कोर्स परिस्थितियां सबके साथ होती हैं, लेकिन घटना जो मैं बोल रहा हूँ वो सबके साथ अलग अलग होती है। अब जो आपने बात करी डर की, तो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने मौत का सामना इतनी बार किया है कि अब हमें डर ही नहीं लगता, सही बताऊँ तो। हमने पुलिस ने मेरे को थाने में बुला के मेरे परिवार सहित, मेरा 9 महीने का बच्चा था, बेटा था उस वक्त, अभी वो 4.5 साल का हो रहा है, 2021 की बात है, और मेरी वाइफ एक इनोसेंट लेडी है, उनके सामने मेरे को पुलिस ने पीटा घंटों और सरेंडर करवाने की कोशिश की। उसी सिलसिले में जब हम ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था हमने, स्पेशली उस वक्त हमने जडेरा का एक समुदाय भवन का एक डिस्प्यूटेड मुद्दा है, जो समुदाय भवन कागजों में बना है, ग्राउंड पे है नहीं। जब हमने 8-10 साल बाद कंप्लेंट की तो वो ग्राउंड पे तो बना नहीं था। तो जब एसडीएम साहब, तब यहाँ शिवम प्रताप सिंह जी एसडीएम थे चंबा में, वो गए, बोले जी दिखाओ कहाँ है ये मुद्दा आया है जडेरा में समुदाय भवन का, ये कागज़ दिखा रहे हैं, काम हुआ है, कहाँ है? तो वहाँ था तो ग्राउंड पे तो बना नहीं था। तो उस वक्त फिर वो प्रधान हाजी साहब, मैं तो नाम लेने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने बहुत सारे पहले भी मेरे ऊपर झूठे मुकदमे कर रखे हैं, मिस्टी भी है, प्रधान भी रहा, और उस वक्त भी वो प्रधान था जब ये इंक्वायरी चली थी। तो
21 में नए नए चुन के आए थे, विजय प्रधान और इब्राहिम प्रधान, दोनों गलत तरीके से चुन के आए थे। हमने चुनाव होने से पहले भी कंप्लेंट्स दी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रशासन तो जीरो है, बिल्कुल रद्दी। इसके बाद हम कोर्ट पे चले जाते हैं। कोर्ट को मैं अभी डायरेक्ट कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। हमारे मामले जितने भी है कोर्ट में लंबित हैं, और न्याय की उम्मीद के साथ न्यायालय में आदमी जाता है तो हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो बाद की बात है। अभी हम उस पर कोर्ट पे कुछ बोल नहीं रहे हैं। कोर्ट के मामले हम अभी बोलना मतलब कुछ बोल नहीं रहे हैं। प्रशासन का तो हमारे पास फुल एक्सपीरियंस है, चाहे पुलिस विभाग है, वन विभाग है, विजिलेंस विभाग है, जितने भी विभाग हैं, शिक्षा विभाग से लेके मैंने तमाम विभागों के लिए काम करने की कोशिश की। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मैं एनजीओ चलाता हूं, जो मैं समाज से जुड़ी हुई जो सिविल सोसाइटीज़, इसको कॉमनली हम कह सकते हैं, जो संस्थाएं जो मैं चलाता हूं, तो उसमें मैंने बिल्कुल टफ काम पकड़े। सबसे पहले हमने माफिया और ये जो गैंग है, चाहे वन माफिया है, चाहे ड्रग माफिया है, हमने इनके खिलाफ काम करना शुरू किया। और पता चला एक्सपीरियंस से कि पुलिस तो खुद इन्वॉल्व है, ड्रग माफिया के साथ भी, वन माफिया के साथ भी, तो ये कहाँ न्याय देंगे। हम तो लेकिन गए हैं ना अर्जी लेके पुलिस के पास भी कि जी ये ड्रग माफिया है, ये इसका केस है, ये बंदा है, कुछ कार्रवाई करो। सब कुछ सामने होते हुए भी एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब सबसे मिल लिए, सबको बोल लिया, कुछ नहीं हो रहा है। हायर से हायर चलते गए हम। पता चला इतना बड़ा माफिया जो 3 स्टेट की पुलिस जिसने कब्जे में कर रखी है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जिसने दिल्ली तक खरीद रखा है। हम बोल सकते हैं डंके की चोट पे कि खरीदा हुआ है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। वो इसलिए क्योंकि जो एक ड्रग माफिया का केस हुआ, बहुत बड़ा केस, यहाँ लोग 100 ग्राम 400 ग्राम के लिए बेचारे अननेसेसरी जेल में हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा इसके साथ साथ कि जो जेल में ठूंसे गए हैं वो कहीं ना कहीं, हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, उनका पक्ष नहीं ले रहा कि वो गलत नहीं थे, लेकिन कई निर्दोष लोग भी जेल में ठूंसे गए हैं क्योंकि पुलिस मशीनरी ने लोगों को तंग करने के लिए पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल किया है। मतलब एक आम आदमी जिसको उठाया और डाल दिया और उसके ऊपर केस धर दिया, कौन सुनता है, कौन पूछ रहा है। यहाँ अंधेर नगरी चौपट राज पड़ा हुआ है, न्याय तो कहीं है ही नहीं। हम न्यायालय में अभी न्याय के लिए ठोकरें खा रहे हैं। दर्जनों केस मेरे पे चले हुए हैं या हमने चला रखे हैं, अभी सारे विचाराधीन हैं। जब उनका कुछ फैसला आएगा तो हम कुछ कह सकते हैं कि जी न्यायालय की वस्तु स्थिति ये है। अभी तो हम हियरिंग्स अटेंड कर रहे हैं। और प्रशासन का तो हमने पूरा तांडव देख लिया, अंदर घुस घुस के देख लिया कि इनकी कारगुजारी कैसे चली हुई है, ये काम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने आपके सामने इतनी बड़ी बात कही कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो नेशनल एजेंसी होता है वो भी बिका हुआ है। बहुत वो बड़ा दावा है ये। बड़ा दावा है। बहुत बड़ा दावा। हाँ, क्यों? क्योंकि नारकोटिक्स की टीम ने एक ड्रग माफिया को पकड़ा, नारकोटिक्स की टीम ने पंजाब में पकड़ा, हिमाचल का आदमी। और उस वक्त अखबार में आया और बड़ी बड़ी खबरें चली कि जी मतलब एक इंटरनेशनल नेक्सस का सरगना पकड़ा गया और जल्द ही खुलासे होंगे, बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे वगैरह वगैरह। हमने सोचा होंगे, अब कहाँ होंगे, क्या होंगे, जबकि जो माल था वो क्विंटलों में पकड़ा गया। उसके पास आधे से भी आधा कर क्विंटल का उन्होंने केस बनाया, 25 कर किलो का उन्होंने केस बनाया, जिसमें सुनने में आया कि करोड़ों रुपया तो ऑन स्पॉट उन्होंने डील कर लिया पुलिस वालों ने। उसके बाद वो फरार, उसको पकड़ नहीं रहे हैं। जो एक्चुअल विक्टिम है, जो एक्चुअल इस नेक्सस को चलाने वाला जो किंग है, सस्पेक्ट है, वो तो फरार है और पुलिस उसको पकड़ नहीं रही है। अरे पुलिस को उनके साथ उठना बैठना होता है, सुबह शाम जाते हैं, अपना हफ्ता वसूली करके अपना हिस्सा लेके आ जाते हैं। हमने देखा इन आंखों से प्रत्यक्ष, पकड़ा रंगे हाथ इनको। कोई ऐसे आरोप नहीं कर रहे हैं, मनगढ़ंत बात नहीं कर रहे हैं, हमने इस चीज़ को लड़ा है। जब अति हो गई, मैंने यहाँ चंबा से मन बना के मैं बाइक लेके यहाँ से, यहीं से मैंने लोकेशन लगा दी थी जो नारकोटिक्स का हेड ऑफिस है दिल्ली, ठीक है जी, यहीं से मैंने लोकेशन लगा ली थी। हालांकि बीच में मैंने ऑफ करी जहाँ ज़रूरत नहीं है,
लेकिन मैं उस लोकेशन पे ही मैं नारकोटिक्स के ऑफिस में पहुंचा और वहाँ जाके सारे तथ्य रखे कि ये बंदा, ये मेरी लाइव पे रिकॉर्ड है, जब से आपसे फरार है उसके बाद, और वो फरार नहीं है, वो अपन बैठा है, आराम से बैठा है, और ये उसकी FIR है। भाई तुम कार्रवाई कब करोगे? तो मैंने वहाँ से भी कार्रवाई डंके की चोट पे ऐसे करवाई, एक तरह से कह सकता हूँ मैं, आज ये रिवील कर रहा हूँ चीज़। मैंने उनको बोला कि ये चीज़ मैं मीडिया में ऑलरेडी दे के आया हूँ और तुम कार्रवाई नहीं करोगे तो ये मीडिया पे चलेगी खबर। अब उन्होंने 10-15 दिनों में वो बंदा तो उठा लिया, लेकिन मेरे ऊपर हमला हो गया, मोबाइल लूट लिया गया, पैसे लूट लिए गए, जान बड़ी मुश्किल से हमें बचानी पड़ी। तो ये करवा कौन रहा है? सवाल ये है। आम आदमी को लेना देना नहीं है उससे, वो सोचे भी क्यों, पूछे भी क्यों, लेकिन हम तो पूछेंगे ना, हम तो सोचेंगे ना, हम पे बीती है। तो हमने देखा कि हो क्या रहा है, तो अल्टीमेटली वही देखने में आया कि चलो उठा लिया जी, सोचा गया जेल, कुछ दिन में फिर से वो बाहर आ जाता है जमानत पे, सुनने में कि भाई करोड़ों रुपए की जमानत हुई है। तो एक तरफ क्विंटलों में काम करने वालों के नंबर 1 तो वो पकड़े नहीं जाते, नंबर 2 अगर उनका कोई केस पड़ गया तो करोड़ों रुपया दे के वो आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। एक तरफ छोटे मोटे काम करने वाले, या कहीं ना कहीं हो सकता है कोई यूज़ करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि ग्राम में, 100 ग्राम में, 400 ग्राम में किसी के पास कुछ भी मिल गया केस बनाने के लिए तो काफ़ी है, वो अंदर डाल के रखे हैं। तो न्याय नहीं है, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जनता जागरूक नहीं है। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी ना, इनको अपना मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। जो ये सरेआम लूट कर रहे हैं, जो सरेआम जो आज वसूली कर रहे हैं ये पुलिस वाले, जो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, चंबा में SHO के पास महीने में लाखों रुपए की वसूली जाती है, हफ्ता वसूली। और मैं ये आरोप नहीं सिर्फ कर रहा हूँ, हमने देखा है, जाना है, समझा है, परखा है, जूझा है, इनके साथ कर रहे हैं, खुले दिल से कर रहे हैं। एंड सर, अगर वो आपको कहते हैं कि अगर आप इतना सीना ठोक के ये चीज़ कह रहे हैं तो आपको एविडेंसेस दे देंगे, नो प्रॉब्लम, इन्हीं के बंदे खड़े हो जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, एक नया पुलिस वाला आया जी, ठीक है जी, तो बोलता है कि सर मैं इस एरिया से पैसे करवा दूंगा जमा। नया कौन आया? बड़ा साहब। अभी मैं पद भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। बड़ा साहब आया तो उसने, जो उसके छोटे सबॉर्डिनेट्स पुलिस वाले हैं, लेकिन वो सीनियर यहाँ पहले से तैनात है, कि सर मैं आपके पास ये जमा करा दूंगा इतनी रकम। तो बड़ा साहब बोल रहा है कि रकम तो मैं तेरे से ले लूँगा, ठीक है ना। इतने दावे के साथ कैसे कह रहा है कि भाई रकम मैं तेरे से ले लूँगा? यानी कि लूट का तंत्र जो है वो सेट है, बना बनाया है, प्रोग्राम फिट है, ठीक है। अच्छा, किसी ने भी मुर्गा, शराब, ये काम करने हैं, जो भी नुक्कड़ गली में काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी, तो वहाँ पे भी अगर वो देता है बख्शिश तो काम कर सकता है, नहीं तो फिर वही आपने देखा होना, पकड़े जाते हैं जब चालान 6 बोतलों वाले, 10 बोतलों वाले, 5 बोतलों वाले। अरे जिन्होंने घर भर रखे हैं, पेटियाँ स्टोर भर रखे हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो ये लंबी कहानी है, फिलहाल मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि ऑलरेडी भी बहुत मुकदमे हो रखे हैं। हालांकि हमें मुकदमे या मौत से कोई डर नहीं है, लेकिन फालतू हमारी वहाँ प्रेजेंस हो जाती है, मेरे को कोर्ट हियरिंग्स में जाना पड़ता है, ठीक है नहीं, हमें कोई डर नहीं है किसी से, इनसे, ठीक है ना जी। दूसरी बात, हमारा जो मुद्दा था उसको मैं अब कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हमें काम करना है सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि एक तो सिविल सोसाइटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सिविल सोसाइटीज़ मीन्स NGOs, मीन्स ट्रस्ट, मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मीन्स सेक्शन 25D कंपनीज़ होती हैं जो NGO सेक्टर में काम करती हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक से जुड़े होते हैं, सिविल सोसाइटीज़,
लोगों से जुड़ी हुई जो संगठन होते हैं, वो संगठन इसलिए क्योंकि वो अगर लोगों को जागरूक करते रहेंगे तो जो पॉलिटिकल अप्रोचेस गुंडा वाले। है, जो पॉलिटिकल गुंडा बैठा है, जो जी। नेता बैठा है, वो 5 साल बाद तो पब्लिक में ही जाएगा ना मुंह दिखाने। और पब्लिक को अगर उनकी प्रैक्टिस से पता होगी तो वो दोबारा जा नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ है आरटीआई, प्रशासनिक जो भी कार्य गतिविधियां हैं उसके लिए आरटीआई इस्तेमाल होनी चाहिए। अब आरटीआई में भी एक अगला मैं बोलना चाहूँगा कि आरटीआई में भी मैक्सिमम गलत इंटेंशन के साथ आरटीआई का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जहाँ किसी का पंगा हो गया तब वो आरटीआई लेता है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जी। आरटीआई लो सही कारण के लिए, सही काउज के लिए। फिर अगर आपके रिकॉर्ड में कोई अपना भी आ जाता तो फिर उसको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये होता है रियल काम जो हम करते हैं, सच्चाई के लिए लड़ना। ठीक है ना जी। बाकी लोग तो कई तरह के हैं, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी आरटीआई एक्टिविस्ट की भी बात नहीं कर रहे हैं, किसी प्रशासनिक अधिकारी की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस वीडियो को इसलिए मतलब आपके साथ साझा कर रहे हैं, इन बातों को आपसे इसलिए साझा कर रहे हैं कि हमारी बातों से लोगों के दिमाग में कुछ सवाल पैदा हो, जागरूकता हो। जागरूकता हो। जी। सवाल पैदा नहीं होंगे तो जागरूकता नहीं होगी। जी। सवाल पैदा हो कि जैसे हमने गौरवशाली इतिहास की बात करी, या करंट के हमारे जो सिनेरियो चला हुआ है, प्रशासन व्यवस्था कैसे चली हुई है, लूट तंत्र कैसे चला हुआ है, इसकी हमने बात करी, तो इसके बारे में लोग सवाल खड़े करेंगे तभी तो जागरूकता होगी, ठीक है जी। और आरटीआई सिर्फ सोल्यूशन नहीं है, आरटीआई तो इन्फॉर्मेशन लेने का होता है। जी। आरटीआई से तो सिर्फ सूचना बाहर आती है, अब उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को, छोटे हो बड़े हो, कोर्ट में पहुंचाओ। और सिविल सोसाइटीज़ को स्ट्रॉन्ग करो। सिविल सोसाइटीज़ के माध्यम से जो मतलब पॉलिटिकल पार्टियों के जो गुंडे हैं उनके बारे में अवेयरनेस जानी चाहिए। जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी और गुंडे हैं उनको कोर्ट तक पहुंचाओ तो मामला सेट हो जाएगा। नहीं तो ये आवाज़ दब जाएगी। चंद हमारे कार्यकर्ता हैं, सबको इन्होंने परेशान करके रखा हुआ है। और भ्रष्टाचार को बढ़ाने में, भ्रष्टाचार को पनपने में, भ्रष्टाचार को मतलब फलने फूलने में ज़्यादा सबसे बड़ा हाथ जो है वो पुलिस का है। क्योंकि जो भ्रष्टाचारी गैंग होती है वो पुलिस के पास जाते हैं, झूठी एप्लीकेशन देते हैं, झूठी शिकायतें देते हैं, और पुलिस उसको फिर बिना सही गलत जाने उनसे कुछ अपना साठगांठ करके और एक्टिविस्टों को तंग करती है। लेकिन अब ये भी चलने वाला नहीं है, क्योंकि आज हम अकेले नहीं हैं, अब हमारी भी टीम बन चुकी है, ठीक है ना। एक तरफ से अगर इन्होंने गुंडा राज चलाया हुआ है, अपना गिरोह बनाया हुआ है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि समाज में घुस घुस के, समाज के बीच में जा जा करके, जो सही समाज से भी लोग हैं, जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, समाज के लिए अच्छी सोच रखते हैं, चंबा के लिए अच्छी सोच रखते हैं, चंबा की बेटरमेंट चाहते हैं, हम उनसे संपर्क कर रहे हैं और उनको हम अपने साथ जोड़ रहे हैं। और उनको हम सिविल सोसाइटीज़ या फिर जो भी हमारा प्रोसेस है उसकी हम जिम्मेवारियां देते हुए जा रहे हैं। तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। और उम्मीद है कि हम जल्दी ही ये जो गुंडा राज चला हुआ है इस नेक्सस को तोड़ के एक बढ़िया व्यवस्था, शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था चंबा में लाएंगे। और चंबा का जो भी ये गौरवशाली इतिहास जिसकी इन्होंने जड़ें निकाल दी हैं, ये फिर से हम इस गौरव को फिर से हम पुनः प्राप्त करेंगे। बहुत बढ़िया सर। और हम भी आशा करते हैं आप जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हो, जो भी ये सरकार की नीतियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो कुनीतियाँ बोल सकते हैं आप, है ना, तो आप इन पे सक्सेसफुल हुए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो समाज के लिए तत्पर लोग हैं, और आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो समाज के हितैषी हैं। डेफिनेटली। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको अंत में कि चंबा की बदनसीबी ये है कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ जॉब नहीं है, यहाँ सुविधाएं नहीं है। तो जो ब्रिलियंट माइंड है वो यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहे हैं। जो दिमाग वाले लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, यहाँ से बाहर चले जाते हैं। सबसे पहले पढ़ाई के लिए जाते हैं, फिर नौकरी के लिए जाते हैं, फिर नौकरी लग गई तो अपने बाल बच्चे के लिए बाहर रहते हैं। और उनका भी एक ड्रॉबैक ये है कि वो बाद में अपने आप को चंबा से कनेक्ट नहीं करते हैं। चंबा के हैं, चंबा से निकले और चंबा से बाहर रह के उन्होंने बहुत उपलब्धि हासिल करी, बहुत उन्होंने सफलता प्राप्त करी, पैसे कमाए, सब चीज़। तो भाई पीछे तो हमारा ही समाज है,
जो कम बुद्धि वाले बेचारे बेवकूफ़ लोग जो मान लो बच गए, जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते, एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं, ये भी तो तुम्हारे ही लोग हैं। इनकी बेटरमेंट के लिए आगे आओ। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा जो चंबयाड़ हैं लेकिन चंबा से बाहर रहते हैं, सशक्त हैं, वो इस चंबा को स्ट्रॉन्ग करने के इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े, सिविल सोसाइटीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे साथ जुड़े। या आरटीआई का जो हमने सिस्टम बनाया इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे साथ जुड़े। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आरटीआई का इस्तेमाल करें। जिनको जानकारी नहीं है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनको गाइड करेंगे, यही कह सकते हैं। सो बेसिकली आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप तक एक इन्फॉर्मेशन लाना, हमारे चंबा के प्रशासन शासन के बारे में बातचीत की हमने सर के साथ, बहुत कुछ जानने को मिला जो शायद हमने कभी ना सुना था और ना समझा था। बट वी होप कि लोग जागरूक हों, लोग आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट्स जो है उसके बारे में जानें कि वो एक सिटीज़न के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बट एक इन अ गुड वे मैनर, जी एक जी, अच्छे इन ए गुड manner, वे मैनर, एक जी इन ये बड़ा ज़रूरी है। और हम आरटीआई वर्कशॉप्स भी करेंगे यहाँ चंबा में। मतलब जो आरटीआई लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर भी हम चंबा में खोल रहे हैं। और एक आरटीआई की सेलिब्रेशन जिसके लिए हम चंबा से बाहर जाते थे, हमने सीखने के लिए हमने बाहर जाना पड़ा हमें सब चीज़ें, तो हम वो बड़ी सेलिब्रेशन भी चंबा में करने जा रहे हैं, जी और जहाँ ऑल हिमाचल से लोग जुड़ेंगे, ऑल इंडिया से लोग जुड़ेंगे। ठीक है ना जी। तो बहुत बढ़िया है कि आप ऐसा कंसेप्ट ला रहे हैं, लोग भी अवेयर होंगे इस चीज़ के लिए। और सिविल सोसाइटी जो भी लोग एनजीओ बनाना चाहते हैं, एनजीओ चलाना चाहते हैं, एनजीओ क्या होता है, एनजीओ सेक्टर के बारे में जानकारी चाहते हैं, वो डायरेक्ट मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं उनको गाइड करूँगा इन अ गुड फेथ, मैं उनको सपोर्ट करूँगा, फंड्स भी हम उनको जनरेट करना सिखाएंगे, सब चीज़ करना सिखाएंगे। लेकिन कोई आगे तो आए, हम अकेले कब तक लड़ सकते हैं। मतलब एक अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, पहाड़ नहीं फोड़ सकता, आपने सुना होगा। तो अकेले का तो काम नहीं है भाई। बिल्कुल, अगर जब हम तक वो जुड़े, सोसाइटी में बदलाव चाहते तो ऑब्वियसली हमें सोसाइटी को कदम तो जुड़ना उठाना पड़ेगा। पड़ेगा। जी जी जी, सोसाइटी कदम को जुड़ना उठाएंगे पड़ेगा और तभी। सोसाइटी को जुड़ना चाहिए। जी, इसी आग्रह के साथ जी। मैं आपका धन्यवाद करता बाकी हूँ कि धन्यवाद, आपने आपने भी अपना कीमती समय दिया। बहुत सारी चीज़ें आज हमें आपसे सीखने को मिली कहीं ना कहीं। और बस अंत में एक आपसे ये क्वेश्चन और आग्रह रहेगा कि आप थोड़ा सा हमारे चंबा के यूथ को अगर मोटिवेट और आप कुछ उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत हम ज़रूरी ग्राउंड है। पे उतर रहे हैं जागरूकता अभियान के लिए। हम कॉलेजेस अप्रोच करेंगे, हम आईटीआई अप्रोच करेंगे, हम गांव-गांव में भी जाएंगे, हम शहर में भी जागरूकता अभियान करेंगे। और युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों जुड़िए, आर्थिक आज़ादी के लिए भी, सामाजिक आज़ादी के लिए भी, और भी कई सारी चीज़ें हैं। वो सब चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी, और वो प्लेटफॉर्म आपके सामने काम कर रहा है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो संपर्क करें, आपको बताएंगे। वो प्लेटफॉर्म हमारे पास है जी। बाकी थैंक यू सो मच आपका, आप आज हमारे साथ जुड़े। मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी तहे दिल जी से। आपका भी बहुत और हम शुक्रिया। ऐसे ही और भी सर के पास बहुत ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो शायद हम चंबा के लोगों तक अभी तक नहीं पहुंची हैं, और सर के माध्यम से हम वो जानकारी चंबा वासियों तक लाएंगे, ज़रूर लाएंगे। बाकी आप ऐसे ही जुड़े रहिए प्रयास एक ज़रिए के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।